नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग सारे एग्जाम्स में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे संबंधित जो एक बड़ा पॉपुलर प्रश्न है, जिसको आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, एग्जाम में उसका आपने सामना किया होगा, वो ये पूछता है, क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी या भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहा जाता है। तो उसका सही आंसर ये होता है कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होता है या भारत का जो महान्यायवादी होता है, वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत ही लोकप्रिय, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आपने कई बार इसको देखा होगा और इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही साथ भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, एक संवैधानिक पदाधिकारी है। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है या प्रथम विधि अधिकारी है, कौन होता है, तो उसमें इससे संबंधित जो संरचना है उसको पहले समझ लीजिए। देखिए, एक होता है भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी। उसके बाद होता है भारत का महाधिवक्ता। फिर उससे नीचे होता है अतिरिक्त महाधिवक्ता। इसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। इसको हम कहते हैं सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया। इसको हम कहते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो तीन पदाधिकारियों के नाम हमने लिखे हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया। तो भारत में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप गौर करिएगा। देखिए, भारत में ये तीन अधिकारी ऐसे हैं, तीन पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें विधि अधिकारी कहा जाता है। विधि अधिकारी कहा जाता है। भारत में तीन ऐसे पदाधिकारी हैं। अब इसमें से देखिए, जो भारत का महान्यायवादी है, यह संवैधानिक पद है। ये संवैधानिक पद है।
संवैधानिक पदाधिकारी है। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों पद जो हैं ये वैधानिक पद हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया और सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया। ये जो दोनों पोस्ट हैं ये वैधानिक पद है, स्टैट्यूटरी पोस्ट है। ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है। संवैधानिक इसलिए है क्योंकि भारत का जो महान्यायवादी है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अभी हम उस पर बाद में आएंगे। और इन दोनों पदों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। इनका उल्लेख संसद द्वारा निर्मित कानून में है और इसीलिए इनको स्टैट्यूटरी पोस्ट बोला जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होती है वो होती है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते वक्त संविधान में कर दिया था, या भारतीय संसद जिसे अपने विशेष बहुमत से भारतीय संविधान में शामिल कर दे, वो संवैधानिक पोस्ट होगी। और ये दोनों स्टैट्यूटरी पोस्ट हैं, वैधानिक पद हैं, कानूनी पद हैं और ये संवैधानिक पद हैं। तो विशेष तौर पर जो गौर करने वाली बात यह है कि भारत में 3 पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें विधि अधिकारी माना जाता है। उसमें अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया होते हैं। जो भारत का महाधिवक्ता होता है, देखिए इस समय जो भारत के महान्यायवादी हैं, इस समय जो भारत के महान्यायवादी हैं उनका नाम है आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी उनका नाम है। आर वेंकट रमनी। वेंकट रमनी ये 16th अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है, जो 1 अक्टूबर 2022 से इस पद पर हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया है इस समय, वो हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है आर वेंकट रमनी, जो 16th अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है। 1 अक्टूबर 2022 से वो इस पोस्ट पर हैं। और सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया इसमें तुषार मेहता हैं। तो जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। और महाधिवक्ता जो है ये महान्यायवादी की सहायता करते हैं, महान्यायवादी को उनके कार्यों में सहायता पहुंचाते हैं। और जो भारत का जो अतिरिक्त महाधिवक्ता होता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो भारत के महाधिवक्ता की सहायता करते हैं, ये इनके कार्यों में मदद करते हैं। तो ये हैं भारत के जो विधिक अधिकारी हैं। और अभी जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहा जाता है, तो आप आंसर तुरंत टिक कर देते हैं, भारत का महान्यायवादी। लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा
लेकिन ये निकट भविष्य में जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब पूछने लायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निकट भविष्य में इस क्वेश्चन से आपका सामना होगा। वो ये होगा कि भारत का द्वितीय विधिकारी या सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो जो सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है, सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया जो होता है वो होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बिकम्स सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हो गया। अब हम आते हैं कि जो महान्यायवादी के संबंध में जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक प्रावधान है, वो क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। और ये जो भारत का महान्यायवादी होता है, यह भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा संवैधानिक पदाधिकारी है जो भारतीय संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी वो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है। बस ये है कि वोटिंग नहीं करेगा। तो भारत का महान्यायवादी एकमात्र ऐसा संवैधानिक पदाधिकारी है पूरी की पूरी संवैधानिक व्यवस्था में जो संसद के सदन का सदस्य न होते हुए भी वो कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्रवाई में भाग लेता है, लेकिन वो उसको वोटिंग राइट्स नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान है इस संबंध में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। देखिए, जहां तक संवैधानिक प्रावधान की बात है तो भारतीय संविधान के पार्ट 5 भारतीय संविधान के पार्ट 5 चैप्टर 1 आर्टिकल 76, भारतीय संविधान के पार्ट 5 के चैप्टर 1 और आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान है। और आर्टिकल 76 जो ये आपका आर्टिकल 76 है, इसके कुल 4 क्लाज हैं। इसके कुल 4 क्लाज हैं। आर्टिकल 76 क्लास 1 में इनकी नियुक्ति और अर्हता के संबंध में प्रावधान है। अर्हता और नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। क्लास 2 और क्लास 3 इन दोनों में इनके कर्तव्य का प्रावधान है। इनकी ड्यूटीज क्या होंगी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की। और जो एक क्लास 4 है, आर्टिकल 76 का जो क्लास 4 है, उसमें इनके कार्यकाल और इनका जो पारिश्रमिक होगा, इनका जो रेम्यूनरेशन होगा,
इनके कार्यकाल और इनके पारिश्रमिक के बारे में प्रावधान है। तो ये आर्टिकल 76 के कुल 4 क्लाज हैं। क्लाज 1 में इनकी जो अर्हता और नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। क्लाज 2 और 3 में इनका कर्तव्य क्या होगा, इनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उसका प्रावधान है। और क्लास 4 में इनका कार्यकाल और इनका जो पारिश्रमिक होगा उस संबंध में प्रावधान है। देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन इनके संबंध में जो व्यवस्था है वो बहुत क्लियर कट नहीं है। उसमें देखिए, जहां तक इनके जो अर्हता और नियुक्ति की बात है, तो इनकी जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री जो भी सुझाव देते हैं, मतलब प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद के साथ, तो वो उन्हीं की नियुक्ति महामहिम कर देते हैं। और जहां तक अर्हता की बात है, इनके, तो अर्हता में ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, बनने की अर्हता रखता है, उसे महामहिम इस पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अर्हता वो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनने की जो अर्हता है उसका जो उल्लेख है आर्टिकल 124 क्लास 3 में बताया गया है। तो वो अर्हता क्या है, अर्हता ये है कि वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, जो मतलब या महामहिम उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकती हैं जो भारत का नागरिक होगा। उसके साथ ही साथ वो कम से कम 5 वर्ष तक जज रहा हो हाई कोर्ट में। अब देखिए, 5 वर्ष तक वो हाई कोर्ट में जज हो। अब ये जो 5 वर्ष का जो टाइम पीरियड है, वो चाहे कोई व्यक्ति किसी एक हाई कोर्ट में 5 वर्ष बिताया हो या 2 से अधिक हाई कोर्ट में बिताया हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि 5 वर्ष वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए मिनिमम, कम से कम। और जो दूसरी अर्हता है कि 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो। अब यहां भी शर्त ये है कि कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में, देखिए जज भी हाई कोर्ट में हो, अधिवक्ता भी हाई कोर्ट में हो। अब 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता हाई कोर्ट में होगा, तो वो चाहे एक हाई कोर्ट में बिताया गया हो, उसका मतलब जो टाइम है वो जो एज ए एडवोकेट वो कार्य कर रहा है, चाहे वो किसी एक हाई कोर्ट में कर रहा हो या 2 से अधिक हाई कोर्ट में किया हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मिनिमम कम से कम वो 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में। और राष्ट्रपति की राय में जो तीसरी शर्त यह है कि वो पारंगत विधिवेत्ता हो। तो यही शर्त है जो इन शर्तों को पूरा करेगा, महामहिम उसे एज ए अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और इनकी जो ड्यूटीज हैं, इनके जो कर्तव्य हैं, क्लास 2 और क्लास 3 में इनके कर्तव्य का उल्लेख है। क्लास 2 में ये कहा गया है कि महान्यायवादी भारत सरकार के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, भारत सरकार की तरफ से पक्ष रखेगा, इस संबंध में दलील देगा और भारत सरकार को वो कानूनी मामलों पर सलाह देता है और समय समय पर सरकार उसे जो भी और विधिक दायित्व सौंपेगी या विधिक कार्य होगा उनको वो करेगा। और क्लास 3 में जो है, क्लास 3 में ये कहा गया है कि
महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन के संदर्भ में संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी कोर्ट में उसे सुनवाई का अधिकार होगा। उसे किसी भी कोर्ट में, मतलब पूरे जो भारत राज्य क्षेत्र में जितने भी कोर्ट हैं, तो वो किसी भी कोर्ट में उसको सुनवाई का अधिकार होगा। और ये जो अब आते हैं क्लास 4 पर, तो क्लास 4 में इसका जो कार्यकाल है, जो पारिश्रमिक है, इस संबंध में बात की गई है। देखिए, कार्यकाल के संदर्भ में जो बड़ी रोचक बात है मित्रों, वो ये है कि देखिए, ये एक संवैधानिक पदाधिकारी है। तो एज ए संवैधानिक पदाधिकारी होने के कारण, इनका जो कार्यकाल है वो फिक्स होना चाहिए था, और इनका जो पारिश्रमिक है वो भी संसद के द्वारा तय किया जाना चाहिए था, और उनको जो पद से हटाने की प्रक्रिया वगैरह है वो भी संसद में बकायदा उसका उल्लेख होना चाहिए था। लेकिन इन सब चीजों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। बस सिर्फ इतना है, ये कहा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है, इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। अर्थात कहने का आशय ये है कि अगर राष्ट्रपति, जैसे किसी व्यक्ति को भी 2 दिन पहले एज ए अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया अपॉइंट करता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन भी हटा सकता है। तो यहाँ प्रसाद पर्यंत का आशय, तात्पर्य, अर्थ, मतलब सिर्फ आप इतना समझिए कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुरूप, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया अपने पद पर बना रहेगा। जिस दिन, जिस क्षण, जिस घड़ी राष्ट्रपति ये चाहेगा कि अब इनको पद पे नहीं रखना है तो वो हटा देगा। तो इस लिहाज से मैं ये कह रहा हूं कि एक संवैधानिक पोस्ट होने के नाते इनका कार्यकाल फिक्स होना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की इच्छा पर, या एक प्रकार से हम व्यवहारिक रूप से कहें तो जो सत्तारूढ़ सरकार होगी उसकी इच्छा पर निर्भर होगा पूरी तरीके से। और इनका जो पारिश्रमिक है, यानी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया कितना पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, उन्हें कितना पैसा मिलेगा, ये भारतीय संसद नहीं तय करती है, इसको भी महामहिम राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। तो महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक होगा वो भारतीय संसद निर्धारित नहीं करती है, बल्कि उसे राष्ट्रपति जो फिक्स करेगा, राष्ट्रपति ही तय करेगा। तो जो राष्ट्रपति फिक्स करेगा वही वो उनका पारिश्रमिक होगा। तो ये इस संबंध में संवैधानिक व्यवस्था है भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में। और देखिए कि और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको जान लीजिए। देखिए, महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है। ये सरकारी कर्मचारी भी नहीं होता है। ये सरकारी कर्मचारी भी नहीं होता है, और ना ही यह भारत सरकार का पूर्णकालिक विधिक सलाहकार होता है, और ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है।
अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है। यह सरकारी कर्मचारी भी नहीं होता है। नहीं होता है। यह भारत सरकार का पूर्णकालिक विधिक सलाहकार भी नहीं होता है। यह पद पर रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस कर सकता है। देखिए कि मतलब कितनी एक प्रकार से आपको मतलब आश्चर्य लग रहा होगा कि भारत सरकार इसे नियुक्त करती है, मतलब महामहिम इसे नियुक्त करते हैं और भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। भारत सरकार के जो मुकदमे होते हैं, भारत सरकार के खिलाफ जो मुकदमे होते हैं उसमें भारत सरकार का पक्ष रखता है, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व रखता है, भारत सरकार की तरफ से दलील देता है, भारत सरकार को बचाने की पूरी कोशिश करता है। उसके बावजूद देखिए कि यह मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है और यह सरकारी कर्मचारी भी नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल, और ये भारत सरकार का पूर्णकालिक फुल टाइम विधिक सलाहकार भी नहीं होता है और अपने पद पर रहते हुए यह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। बस इससे सिर्फ इतना ध्यान रखना है या इस पर इतना ही प्रतिबंध होता है कि जब कोई व्यक्ति एज ए अटॉर्नी जनरल कार्य कर रहा होगा, एज ए अटॉर्नी जनरल पोस्ट होल्ड किए है, तो ऐसी स्थिति में वह प्राइवेट प्रैक्टिस तो करेगा, लेकिन शर्त यह है, प्रतिबंध यह है, उस पर बाउंडेशन ये है, उस पर रोक ये है कि वह किसी भी ऐसे मामले में कोई सुझाव नहीं देगा, सलाह नहीं देगा जो जिसमें भारत सरकार पार्टी है, मतलब जो भारत सरकार के खिलाफ हो, एक चीज। दूसरी चीज, वह किसी ऐसे मुकदमे की पैरवी नहीं करेगा जो भारत सरकार के खिलाफ हो। बस उसे इतना ध्यान रखना है। अदरवाइज जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। उसे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वह किसी भी ऐसे मामले में कोई सलाह, कोई एडवाइस नहीं किसी को करेगा जो भारत सरकार के खिलाफ हो, एक चीज, और किसी ऐसे मुकदमे की पैरवी भी नहीं करेगा जो भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा हो। बस उसे इतना सा ध्यान रखना है। बाकी वो प्राइवेट प्रैक्टिस करे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उस पर। और देखिए इस संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर इस पर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, देखिए ये जो हमने 4-5 पॉइंट अभी लिखे हैं, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का ही पॉइंट है। उसमें से इन सब चीजों
को लिख करके कोई ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जिसमें 2 सही होगा, 1-2 गड़बड़ होगा, ऐसे ऐसे कोड भी भरवाया जा सकता है। जिससे मान लीजिए इस संबंध में और जो जानने वाली बातें ये हैं कि देखिए अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया एकमात्र ऐसा संवैधानिक पदाधिकारी है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है। देखिए अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया एकमात्र ऐसा संवैधानिक पदाधिकारी है, भारत की पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो भारत का संविधान है, उसमें एकमात्र ऐसा पदाधिकारी है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी, संसद का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य वो नहीं होता है, फिर भी वो चाहे वो लोकसभा की बैठक हो या राज्यसभा की बैठक हो, उसमें वो भाग ले सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। अब देखिए मतदान क्यों नहीं कर सकता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि भाई वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन वो चाहे लोकसभा की बैठक हो या राज्यसभा की बैठक हो, कार्यवाही उसमें वो भाग ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता। मतदान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मतदान का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसे ही होता है जो सदन का सदस्य होता है, अदरवाइज मतदान का अधिकार किसी को भी नहीं होता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होता है जो सदन का सदस्य नहीं होता। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए जैसे अभी इस समय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, वाराणसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी जी। अगर मान लीजिए जब किसी विधेयक पर चर्चा हो रही होती है, प्रधानमंत्री को जब जवाब देना होता है, वो राज्यसभा में जाते हैं, जवाब देते हैं, वो राज्यसभा में जाते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य के रूप में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के नहीं। और उस विधेयक पर जब राज्यसभा में वोटिंग होगी तो मोदी जी वहां वोट नहीं कर सकते हैं। मोदी जी सिर्फ गए हैं विधेयक पर, जो सरकार का व्यू है, जो सरकार का पक्ष है, जिसको विपक्ष मांग कर रहा है, सदस्य चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर बोले, तो वो जा करके सरकार का पक्ष रखते हैं वो, और लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते। मतदान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है। लेकिन जब उसी विधेयक पर लोकसभा में मतदान होगा तो मोदी जी वोट करेंगे, उनको वोट करने का अधिकार है क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं। तो लेकिन अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वो किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी, वो चाहे लोकसभा की बैठक हो, राज्यसभा की बैठक हो, उनकी कार्रवाई में, उनकी चर्चा में, उनकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए वोटिंग नहीं कर सकते हैं। वोटिंग वही कर सकता है जो उस सदन का सदस्य होगा, जो उस घर का सदस्य होगा, कोई बाहरी वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये व्यवस्था है। और अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वो संसद की समितियों में भी भाग ले सकते हैं, संसद की समितियों में भी वो भाग ले सकते हैं।
तो अब आप समझिए कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो कि एक संवैधानिक पोस्ट है, और संवैधानिक पोस्ट होने के नाते उनको कितने विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें प्राप्त है। और ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है, भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देता है, भारत सरकार के खिलाफ जो भी मुकदमे होते हैं उनमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत सरकार की तरफ से दलील देते हैं। वो तमाम सारे इनके कार्य हैं। और ये आज आपने देखा कि जो भारत का महान्यायवादी है वो एक संवैधानिक पोस्ट होते हुए कितना इम्पोर्टेंट पद है, और उसे हटाने की व्यवस्था और पारिश्रमिक की जो व्यवस्था है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। बस खाली वहां पर मतलब कि एक प्रावधान होना चाहिए, बहुत मतलब क्लियर कट वो नहीं है। बस सिर्फ ये है कि सारी चीजें राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दी गई हैं और राष्ट्रपति उनको निर्धारित करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने कार्य पर, अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा वो पद पर रहेंगे, और जैसे ही राष्ट्रपति चाहेगा तो वो पद से हट जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, चूंकि ये भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है और राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं और राष्ट्रपति ही इनके पारिश्रमिक को निर्धारित करते हैं। इसीलिए होता क्या है भारत में कि जब केंद्र के स्तर पर सरकार बदलती है तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया खुद ब खुद बिना कहे रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार बदली है तो अब सरकार, जो नई सरकार आई है, जो नई सरकार पदारूढ़ हो रही है, वो अपने हिसाब से किसी दूसरे को वो सिलेक्ट करेगी। हाँ, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया रिजाइन कर देंगे, लेकिन दूसरी सरकार जब सत्तारूढ़ होगी, पदारूढ़ होगी, जब पद को संभालेगी, वो सरकार अगर उन्हीं को एज ए अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया अपॉइंट कर देगी तो महामहिम उन्हें नियुक्त कर देंगे, तो वो जो है पुनः भारत के महान्यायवादी बन जाएंगे। लेकिन सरकार बदलने पर जनरली इस्तीफा दे देंगे। अगर दोबारा उनके नाम का अनुमोदन किया जाता है, दोबारा उनके नाम की सिफारिश की जाती है तो उनकी नियुक्ति हो जाएगी, तब वो पद संभाल लेंगे। लेकिन सत्ता बदलने के बाद वो पद छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे और मान लीजिए कि राष्ट्रपति उनको हटा देता है पद से, तो एक प्रकार की बेइज्जती मानी जाती है, इसलिए वो जनरली खुद ही छोड़ देते हैं। तो भारत में ये एक परिपाटी रही है, ये एक प्रथा रही है जो अभी तक देखने में आई है, तो जनरली खुद ही छोड़ देते हैं। तो मित्रों, आज ये रहा कि भारत का जो महान्यायवादी है, जो संवैधानिक पोस्ट है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उस पर हमने आज चर्चा किया। और अब मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो पीजीटी एग्जाम 2020 में जो संविधान से आए हुए प्रश्न हैं, हमारे काउंटिंग में कुल टोटल 29 क्वेश्चन आए हैं। 29 क्वेश्चन भारतीय संविधान से पीजीटी एग्जाम 2020 में कुल 29 क्वेश्चन आए हैं। अब इन 29 क्वेश्चंस में अब मैं इनकी सिलसिलेवार ढंग से व्याख्या करूंगा। तो जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर होगा वो इसी पर बेस्ड होगा कि संविधान से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जितना ज्यादा से ज्यादा, जितना बेहतर से बेहतर जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।